नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे। केंद्र सरकार की इस पर नजर है। केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर निगरानी। नए नियमों के तहत ओटीटी की निगरानी की जाएगी। सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास कई शिकायतें लंबे समय से आ रही थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट को रेगुलेट करने की। हालांकि फरवरी में आपने देखा था कि कोर्ट स्पेशली सरकार ने सख्ती का जिक्र किया था और नॉर्म्स डिस्क्लेमर देना होगा आपको बाकायदा। अगर आप गलत कंटेंट दिखाते हैं तो आपको माफी मांगनी होगी। इस तरह के कुछ नॉर्म्स, नियम, कायदे कानून बनाए गए थे तमाम डायरेक्टर्स को लेकर जो भी अपना कंटेंट इन प्लेटफॉर्म्स पर डालते हैं उनके लिए। अब यहां पर भी एक सख्ती का जिक्र हो रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर केंद्र नजर रखे हुए है ताकि समाज में किसी तरह से कोई गलत मैसेज ना जाए, किसी की भावनाएं आहत ना हो। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, कुल मिलाकर इसे आप समझाइए हमारे दर्शकों को कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सरकार संजीदगी से नजर रखे हुए है और आपको हर तरह की जवाबदेही तय करनी होगी। अब जी बिल्कुल जीनत, देखिए साफ तौर से जिस तरह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कुछ आपत्तिजनक कंटेंट दिखाए जा रहे थे जिसको लेकर लंबे समय से शिकायत दर्ज की जा रही थी, लेकिन भारत सरकार के पास उस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगाम लगाने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं था। और उसी के चलते फिलहाल सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स का जो कोड रूल्स है 2021 में उसको लेकर आई है। कानून मंत्रालय के द्वारा उसको पास किया गया है और इस एक्ट में जीनत जो धारा है वो 67, 67A, 67 और 67B में ये प्रावधान है कि अगर सरकार चाहे तो आपत्तिजनक कंटेंट पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये फिलहाल इंट्रोड्यूस किया है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बताया है कि जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म दिल्ली में, इंडिया में चल रहे हैं उन पर, उनके कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है और गंभीर है और नजर बनाए हुए है कि कौन कौन से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार के गलत कंटेंट दिखाए जा रहे हैं, चाहे वो सोसाइटी में कहीं ना कहीं एक गलत भावना से दिखाया जा रहा हो या न सिर्फ भावनाएं आहत हो रही है, स्पेसिफिक जगहों की इमेज खराब करने की कोशिश जैसी भी शिकायतें गई थी जिसके बाद ये स्टेप उठाया गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक बड़ी खबर आ रही है। सीतापुर यौन शोषण मामले में संचालिका मंजू यादव, आपको याद होंगी, देह व्यापार कराने का केस उन पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर थानगांव थाने में देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि हलीम नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट की पत्नी नशीली दवा देकर देह व्यापार कराती थी। ये मामला तब सामने आया जब 3 लड़कियां अचानक भागते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचती हैं। ये लड़कियां बिहार, आजमगढ़ और गोरखपुर की रहने वाली हैं। हालांकि पुलिस कह रही है कि ड्राइवर इमरान ने देह व्यापार वाली कहानी गढ़ी थी। यौन शोषण का आरोप तो गलत है। हमको लड़कियां वहाँ मिली जरूर हैं, 1-2। अच्छा। हाँ, ये लड़कियां मिली हैं। अब उसमें से 1-2 चेहरे हैं जो हमको नहीं दिख रहे हैं। अच्छा। आपसे लड़कियों ने क्या बताई? आप भी हमको ये बताई कि हमारा मतलब यहाँ पे भैया हम भगे हैं, हमको खाना नहीं दिया जा रहा है। अस्पताल में खेती करवाती हैं, मूढ़ी कटवाती हैं, लाहा कटवाती हैं, मारती हैं और रात में हम लोग को नशीली दवा देती हैं। ठीक, नशीली दवा दे के हमसे गलत काम करवाती हैं। जब इस महिला को जानकारी हुई, इस महिला ने इमरान पे आरोप लगाया कि तुमने हमारी लड़कियों को भगा दिया है, उस पर मुकदमा लिखवाऊंगी मैं। इसी बात को लेकर इमरान डर गया और उसने अपने स्वयं के बचाव में कि लड़कियां अपने घर भी चली जाओ और हमें कोई आरोप हमारे ऊपर न लगने पाए, उसने ये कहानी बनाई कि तुम ये आरोप लगाओ कि उस महिला ने तुमसे देह व्यापार करवाया है और तुमको बंधक बनाए हुई थी। उनके ही बहकावे में आकर के लड़कियों ने लिखित तहरीर थाने पर दिया था जिसके बिना पे मुकदमा लिखा गया। लड़कियों ने अब पूरी सच्चाई बता दी है। इसके बावजूद भी जो थाने पर मुकदमा लिखा हुआ है, हम लोगों ने लड़कियों का बयान जिसे उन्होंने बताया लिखा है और अब न्यायालय में पेश करके उनका हम लोग कलमबंद बयान करवा रहे हैं। संदीप मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, अब इस खबर को समझाइए। पुलिस का स्टेटमेंट भी हमने सुना और उस व्यक्ति का भी, इमरान जिसका जिक्र हो रहा है, मामला भी दर्ज होता है। अब आगे क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है ये बेहद सनसनीखेज मामला है। जो 3 युवतियों ने आरोप लगाया है कि जो स्वास्थ्य केंद्र के जो फार्मासिस्ट हैं उनकी पत्नी मंजू यादव
उनके द्वारा इन तीनों लड़कियों को अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जो है साफ सफाई और खेती कराने के लिए काम कराने के लिए इनको बुलाया गया था। लेकिन तीनों युवतियों का जो आरोप है वो बेहद ही सनसनीखेज है। उनका आरोप साफ तौर पे आरोप है कि इनके जो मंजू यादव है इनके द्वारा उन्हें नशीली दवाएं और इंजेक्शन देकर उनसे देह व्यापार का काम कराया जाता था। ये तीनों लड़कियों जो है इमरान नामक जो गाड़ी चालक है जो स्वास्थ्य केंद्र पर गाड़ी चलाता है उसके द्वारा ये एसडीएम की बिस्वा के यहाँ पहुंची थी। एसडीएम बिस्वा के यहाँ तीनों ने आरोप जो लगाए थे उसको लेकर एसडीएम बिस्वा ने एसपी सीतापुर आरपी सिंह को एक पत्र जारी किया था और पूरे मामले की जांच कराई थी। वहीं पर इमरान जो चालक है उसका भी साफ तौर पे कहना है कि इन लड़कियों के साथ उसने कई बार जो संचालिका के द्वारा जब भी उसको गाड़ी मुलाई गई तो वहां पर कोई लड़कियां मौजूद मिली, लेकिन वो हर बार लड़कियों के चेहरे नए आए थे। अब इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस ने अपना बयान जारी किया हुआ है उनका कहना है कि लड़कियों से जब हमने बात की तो लड़कियां अपना बयान बदल दी हैं। अभी ये तो पूरा मामला सनसनीखेज मामला है। ये इन लड़कियों के आधार बयान जो है जो न्यायालय में कराए जाएंगे उस पर आधारित है कि लड़कियां क्या बोल रही हैं और ये पूरा मामला क्या है। कुल मिलाकर अब लड़कियों को पुलिस जो है न्यायालय में पेश कराएगी और उनका कलमबंद बयान कराएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर मथुरा के थाना हाईवे पुलिस ने स्कॉर्पियो कार लूटने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया। एसएसपी गौरव ग्रोवर ने बताया है कि तमंचे के बल पर स्कॉर्पियो में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। 5 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। लुटेरों ने 14 जनवरी को वारदात को अंजाम दिया था। आज जो है अपनी एक सफ़ेद कलर की गाड़ी से आकर के ये स्कॉर्पियो लूट ले गए थे। इस संबंध में एक मुकदमा थाना हाईवे पर पंजीकृत किया गया था। आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है जिसमें वो जो स्कॉर्पियो लूटी गई थी वो बरामद कर ली गई है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, रवि और कन्हैया। इस घटना में 5 अन्य अभियुक्त भी सम्मिलित थे जिसकी जानकारी हमें प्राप्त हो गई है। टीम्स जो हैं लगातार लगी हुई हैं, जल्द ही उनको भी अरेस्ट किया जाएगा और साथ में जो गाड़ी इस घटना को कारित करने में प्रयुक्त हुई थी उसको भी रिकवर किया जाएगा। दिल्ली में 3 कृषि कानूनों के विरोध में लगातार आंदोलन चल रहा है। मोदी सरकार जहां किसानों के लिए फायदे के कानून बताकर प्रचार कर रही है तो किसान इन कानूनों के विरोध में दिल्ली को घेरकर बॉर्डर पर बैठे हैं। मांग कर रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, एमएसपी की गारंटी देने वाला नया कानून लाए। इस लड़ाई के बीच किसान आज शहीदी दिवस मना रहे हैं। इसके लिए बाकायदा किसानों से अपील की गई है कि पीली पगड़ी पहनकर आए ताकि सरकार को संदेश दिया जा सके। जबकि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामली में किसान चौपाल करने जा रहे हैं और इस किसान चौपाल से किसानों को कृषि कानूनों के फायदे बताने का काम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़े हैं, शामली से शहनवाज राणा और मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले शामली का रुख करते हैं। शामली में पंचायत और फिर किसानों को जो है फायदे बताए जाएंगे, बताइएगा जरा इस बारे में। शहनवाज। देखिए बिल्कुल जीनत, जो आज प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह वो आज कैराना पहुंचेंगे जहां पर ये एक सभा को संबोधित करेंगे, किसान संवाद करेंगे, किसानों को जो है जो कृषि कानून है उनके बारे में बताएंगे। उसके बाद जो है एक सभा युवा सम्मेलन शामली में करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे, मंत्री सुरेश राणा मौजूद रहेंगे और जो मेरठ मंडल अध्यक्ष है मोहित बेनीवाल वो मौजूद रहेंगे। लगातार जो है ये किसानों से संवाद कर रहे हैं। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार शामली शहर में घूम रहे हैं और किसानों से संवाद कर जो गाजीपुर बॉर्डर पर धरना चल रहा है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। और जो तीनों कृषि कानून बिल है उनका जो फायदा है सरकार द्वारा जो पारित किए गए हैं उन फायदों को जो है किसानों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार किसानों से संवाद बीजेपी सरकार के जो बड़े नेता है, कद्दावर नेता हैं, वो कर रहे हैं। आज उसी कड़ी में जो है स्वतंत्र देव सिंह 11 बजे शामली पहुंचेंगे और सबसे पहले क्या रही है समझाने की कोशिश भी और किसानों की अपनी जिद भी। अमित राणा गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े और गाजियाबाद तो एक तरह से केंद्र सा बना हुआ है। गाजियाबाद में आज क्या तस्वीर देख रहे हैं आप अमित? जी आपको बताना चाहूंगा, किसान नेता राकेश टिकैत ने आज आह्वान किया है शहीदी दिवस के रूप में आज मनाया जाएगा। जिस तरीके से शहीद भगत सिंह जी को आज के दिन फांसी दी गई थी, राजगुरु जी को दी गई थी और उनके साथ मतलब तीनों को जो शहीद दर्जा मिला था, वहीं दूसरी ओर ये भी कहा गया है कि पीला कलर जो कि
भगत सिंह जी को बहुत ज्यादा पसंद था। तो ऐसे में जितने भी वेस्टर्न यूपी के तमाम नौजवान किसान हैं वो यहाँ आए धरना स्थल पर, और दोपहर बाद से ही किसान आना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर उनकी विचारधारा पर जो है उस पर काम किया जाएगा। उनके ऊपर जो एक सभा रखी गई है उस सभा का आयोजन किया गया है। साथ ही देर शाम फिर यहाँ पर एक शांति मार्च भी निकाला जाएगा जितने भी शहीद हैं उन शहीदों की याद में। तो ऐसे में जो राकेश टिकैत हैं वो खुद यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना यही था कि जितने भी वेस्टर्न यूपी के नौजवान किसान हैं वो आज शहीदी दिवस के रूप में इसको मनाएंगे, क्योंकि लगातार दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की अगर मैं बात करूं 3 महीने से भी ज्यादा किसान यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, और इसी कड़ी में आज शहीदी दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाएगा। और पीली पगड़ी पहनकर यहाँ पर तमाम जो किसान होंगे, नौजवान किसान होंगे वेस्टर्न यूपी के, चाहे वो के बाद से ही गाजीपुर बॉर्डर की जब हम बात करते हैं वो लगातार प्रदर्शनकारियों का केंद्र बना हुआ है। उमेश हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। मेरठ में भी हमने देखा उमेश की बड़े बड़े नेता आते हैं और एक तरह से ये रैलियां जो पंचायतें हैं वो एक तरह से रैलियों में तब्दील हो जाती हैं। आज मेरठ की तस्वीर के बारे में बताइए। जी हाँ, देखिए जीनत जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ा हुआ है और इस राजनीतिक तापमान को आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तकरीबन 1 बजे यहां पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले यहां प्रियंका गांधी की जनसभा हो चुकी है, इससे पहले यहां आम आदमी पार्टी की जनसभा हो चुकी है, रालोद की जनसभा हो चुकी है और आज बारी अखिलेश यादव की है। मैं इस वक्त उसी रैली स्थल पर मौजूद हूं। आप यहां की तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहां पर अखिलेश यादव की जनसभा को लेकर के जोरदार तैयारियां की गई हैं। अखिलेश यादव तकरीबन 1 बजे यहां पर पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वो कौन से राजनीतिक तीर चलाते हैं ये देखने वाली बात होगी कि जब अखिलेश यादव यहां पर आएंगे, मिशन 2022 का आगाज भी इसे माना जा रहा है, तो सबकी निगाहें इसी बात पर रहेंगी कि आज अखिलेश यादव जब यहां पहुंचते हैं, एक जगह पर शहीदी दिवस के तौर पर जो है बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। सड़क हादसे में मुआवजे का ऐलान हुआ है, रोडवेज की तरफ से मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है, क्योंकि हादसे में 6 लोगों की मौत हुई थी और मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लिया। न सिर्फ संज्ञान लिया बल्कि अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप हर मुमकिन मदद जो है पीड़ितों की करें, वहां पर खुद जाएं और पल पल की जानकारी लें। उन्होंने दुख जताया था हादसे पर और परिवार जो है उनके मृतकों के परिजनों को, परिवार को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। कान्हा की नगरी में लट्ठमार होली की धूम है। मथुरा में देश विदेश से आए श्रद्धालु लट्ठमार होली का आनंद ले रहे हैं। लड्डू होली के बाद बरसाना में लट्ठमार होली खेली जाती है। इसमें बरसाना के हुरियारिन नंदगांव के हुरियारों पर प्रेम पगे लट्ठों से वार करती है। लट्ठमार होली से पहले हुरियारे बरसाना के पीली पोखर पहुंचते हैं, जहां उनका स्वागत बरसाना के लोग करते हैं। उसके बाद हुरियारे नंदगांव से साथ लेकर लाई गई कृष्ण ध्वजा को लेकर श्रीजी मंदिर पहुंचते हैं और मंदिर में समाज गायन के बीच कृष्ण ध्वजा से बरसाना और नंदगांव के लोग टेसू के फूलों से बने रंग और अबीर गुलाल से होली खेलते हैं। लट्ठमार होली को लेकर जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की हुई हैं। मेला क्षेत्र को 5 जोन और 12 सेक्टर्स में बांटा गया है। 150 सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है। सुगमता के लिए और सेवा भाव से ड्यूटी करने के लिए पुलिस की व्यवस्था की गई है। जनपद मथुरा की पुलिस के अलावा यहाँ पर रेंज और जोन से भी पुलिस बल प्राप्त हुए हैं। पीएसी अभिसूचना इकाई वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं। विशेष रूप से इस बार पूरे मेला क्षेत्र को, पूरे बरसाना क्षेत्र को सीसीटीवी की जो संख्या है बहुत बढ़ाकर 100-125 के आसपास जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। पीटीजेड कैमरास और ड्रोन कैमरा से लगातार नजर रखी जा रही है। जो भी हमारे दर्शनार्थी श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सुगमता के लिए हर रोड पर कई पार्किंग्स बनाई गई हैं, बड़ी गाड़ियों छोटी गाड़ियों के लिए। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि उन पार्किंग्स का पालन करें ताकि सभी दर्शनार्थी सुगमता के साथ यहाँ पर पहुँच सके, मंदिर दर्शन कर सके। मेरठ में प्रशासन के प्रयासों से प्रदूषित पानी की समस्या से जूझ रहे काली नदी के किनारे बसे गांव के लोगों को जल्द ही शुद्ध पानी मिलने लगेगा। रिपोर्ट। ये लोग मेरठ के काली नदी के किनारे बसे गांव में रहते हैं। प्रदूषित पानी पीने से इन लोगों को कई बीमारियों ने जकड़ रखा है, लेकिन प्रशासन की कोशिश से इन लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरठ नगर निगम काली नदी के जल को शुद्ध करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है।
काली नदी के जल को साफ करने के लिए 220 MLD का एक और ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत हो गया है। इसके साथ ही इलाकों में प्रदूषित पानी देने वाले हैंडपंपों को चिन्हित करके लाल मार्क लगाया जाएगा। काली नदी जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है इस क्षेत्र की, उसमें जो मेरठ शहर के 3 बड़े नाले हैं, आबू नाला 1, आबू नाला 2 और ओडियन नाला, वो जाके गिरते हैं और जितना भी यहाँ का गंदा पानी है उसकी जल की निकासी उसी नदी में हो रही है। इस नदी में जो पानी गिरता है उसको शोधित करने के लिए एक 72 MLD का ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी संचालित किया जा रहा है और एक 220 MLD का प्लांट और स्वीकृत हो गया है, जिसको बहुत ही जल्द निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और उससे जो हमारे आबू नाले हैं उनका जो पानी है वो शोधित होकर इस नदी में गिराया जाएगा, जिससे कि इस नदी के जो पानी की जो गुणवत्ता की स्तर है उसमें सुधार आएगा। इसके साथ साथ जल निगम, नगर निगम जो है वो जो विभिन्न नाले जो नदियों में गिर रहे हैं, काली नदी में विशेष रूप से गिर रहे हैं, उनके फाइटो रेमेडिएशन और बायो रेमेडिएशन की भी प्रक्रिया शुरू कर रहा है। जल शक्ति अभियान के तहत यहाँ लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराया जा रहा है। यहाँ बायो रेमेडिएशन का काम भी शुरू हो चुका है। काली नदी के किनारे मेरठ के लगभग 45 गांव हैं। उम्मीद है कि जल्द ही लोगों की परेशानी दूर होगी। DPR का काम प्रगति पर है। ये जो फर्म नामित की गई हैं उन्होंने काम शुरू कर दिया गया, सर्वे का काम चल रहा है। जल्द ही काली नदी के समीप जो भी बस्तियां बसी हुई हैं उनमें शुद्ध पेयजल की आपूर्ति कर दी जाएगी। काली नदी में मेरठ के 3 बड़े नाले गिरते हैं, जिससे आसपास के बसे गाँव में ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुका है। कई बार NGT जिला प्रशासन को निर्देशित कर चुका है, लेकिन अब नगर निगम के कोशिश से लोगों को उम्मीद जगी है कि इन इलाकों में भी लोगों को साफ पानी मिलेगा। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।